पास्कल मात्रक किसका है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पास्कल मात्रक किसका है? पहला ऑप्शन है भार का, दूसरा ऑप्शन है दाब का, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल का और चौथा ऑप्शन है घनत्व का। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा पास्कल मात्रक होता है दाब का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम कितने पर होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है लेकिन आयतन न्यूनतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बच्चों अगर बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो होता है वो खौलने लगता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है? तो सफ़ेद जो प्रकाश होता है कांच के प्रिज्म से जब गुजरता है उसके बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण या फिर विवर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा विक्षेपण। विक्षेपण के कारण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ऑप्शन 1 है कार्निया पर, ऑप्शन 2 है पुतली पर, ऑप्शन 3 है अंध बिंदु पर और ऑप्शन 4 है पीत बिंदु पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पीत बिंदु पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या चीज़ प्रयोग की जाती है? ऑप्शन पहला है अवतल दर्पण, ऑप्शन 2 है उत्तल दर्पण, ऑप्शन 3 है उत्तल लेंस और ऑप्शन 4 है अवतल लेंस। तो बच्चों जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है इसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल नहीं है? कौन सी प्राथमिक शैल नहीं है ये चीज़ पूछी गई है। पहला है वोल्टीय सेल, दूसरा है शुष्क सेल, तीसरा है बटन सेल और चौथा है सीसा संचायक सेल। तो बच्चों प्राथमिक सेल नहीं है, इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीसा संचायक सेल जो होता है ये प्राथमिक सेल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है, तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, तार में बहने वाली ऊर्जा का मापन क्या होगा? तो इस तरीके से आंकिक प्रश्न भी एक आध पूछ दिए जाते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन होगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक का घनत्व, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो बच्चों चुंबक का जो चुंबकत्व है सर्वाधिक होता है चुंबक के सिरों पर। जैसे कि कोई भी चुंबक है उसके दोनों सिरों पर उसका जो है चुंबकत्व सर्वाधिक होगा। इसके लिए इस तरह से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा चुंबक के सिरों पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सभी वेब एड्रेस में इनमें से किसमें शुरू होते हैं? जितने भी वेबसाइट्स होती हैं आपने देखा होगा जब भी कभी कोई भी चीज़ हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन जब कभी उसकी वेबसाइट लिखते हैं तो वो www से स्टार्ट की जाती है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा www डॉट। बच्चों अगर www डॉट की फुल फॉर्म पूछी जाए तो होती है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और कभी कभी इसके खोजकर्ता का भी नाम पूछ दिया जाता है कि www की खोज किसने की? तो इनके जो खोजकर्ता हैं, इनके जो जनक हैं, उनका नाम है टिम बर्नस ली, टिम बर्नस ली। नेक्स्ट का क्वेश्चन है बच्चों, फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सीस्मोग्राफ यंत्र से निम्नलिखित की तीव्रता मापी जाती है। यानी कि जो सीस्मोग्राफ यंत्र होता है इससे क्या मापा जाता है? तड़ित की, भूकंप की, वर्षा की या फिर बादल फटने की। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता जो होती है वो सीस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है या फिर रिक्टर स्केल पैमाने पर मापी जाती है। अगर हम बात करें भूकंप का अध्ययन की तो भूकंप का जो अध्ययन होता है ये सीस्मोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता है?
तो बच्चों जीवन के लिए हमारे द्वारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद नहीं मिलता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O ऊर्जा, और फिर चौथा है ग्लूकोज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, ये किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है संयोजन, दूसरा है वियोजन, और तीसरा है विस्थापन, और चौथा है द्विविस्थापन। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भरकर थैली सील करते हैं, नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नवत कौन सा है? तो बच्चों देखा होगा आपने, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें गैस भरी होती है, वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। और उसका भरने का मुख्य कारण यही है जो 104 में ऑप्शन दिए गए हैं, प्रति ऑक्सीकारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति ऑक्सीकारक के कारण नाइट्रोजन भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित सामान्य पदार्थों को पीएच बढ़ते हुए क्रम में करिए। तो पीएच किसमें ज़्यादा होता है? तो सबसे लार होता है, लार के बाद में नींबू के रस में होता है, और उसके बाद में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप इन वीडियोस को बार बार देखेंगे तब आप इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। जो परीक्षा आने वाली है आपकी, उस परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का सूत्र क्या है? तो बच्चों धावन सोडा का जो सूत्र है वो इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से सही होगा ऑप्शन नंबर 4, NaOH। ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? पिछले वीडियो में पूछा गया था इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो उसमें आंसर था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 गैस है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि H2O। और जो CH4 है इसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से जानते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? प्राकृतिक पदार्थ नहीं है पूछा गया है। सेलुलोज जो होता है ये प्राकृतिक पदार्थ होता है, रेयान भी प्राकृतिक पदार्थ है, और इसके बाद में जो कपास है ये भी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन स्टार्च जो है ये प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाता है, वो क्यों लग जाता है? पहला ऑप्शन है शुष्क वायु में, और दूसरा ऑप्शन है नम वायु में, और तीसरा है केवल नमी में, और चौथा है इन सभी में। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा नम वायु में। जब वायु नम होती है तभी लोहे में जंग लगती है। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि लोहे में जंग लग जाएगा तो उसका भार बढ़ जाएगा या घट जाएगा या फिर उतना ही रहेगा। तो इसका आंसर बच्चों होता है कि लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम प्रदूषण करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है? तो सबसे कम प्रदूषण करता है पहला ऑप्शन लकड़ी, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन मीथेन, और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। तो बच्चों सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो ईंधन में से है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सबसे कम प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक MsO4 में धातु M की संयोजकता क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वीडियोस में भी ये क्वेश्चन आया था और पिछले एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संयोजकता 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है CFC, ये मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर फ्रिज में AC में ये निकलती है, और ये वायुमंडल से क्या कम करता है? ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं। पहला है O2, दूसरा है O3, तीसरा है N2 और चौथा है SO2। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 N2। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? यह भी बच्चों कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो सबसे क्रियाशील धातु होगी बच्चों वो होगी ऑप्शन नंबर 3 Cu। ऑप्शन नंबर 3 होगी Cu। तो ये देख सकते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर 3 Cu इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कार्बन तत्व निर्मित पदार्थ है। कार्बन से क्या
निर्मित हो जाता है, तो पहला ऑप्शन इसका हीरा सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है ये अपरूप है, हीरा का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? तो बच्चों, कोशिका की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों केंद्रक की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। जबकि चेचक का टीका जो है वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा, किस अंग के द्वारा किया जाता है? पहला है तना, दूसरा है पत्ती, तीसरा है पुष्प, और चौथा है जड़। तो बच्चों 116 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा जड़। जड़ के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का जो हृदय होता है ये 4 कक्षों में विभाजित होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है बच्चों, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? यानी जो WBC होती हैं इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है रोगों से शरीर की रक्षा करना। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, रोगों से शरीर की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है? किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा अजूबा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अजूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन पौधे में नर जननांग है? तो कौन सा जो है कौन पौधे में नर जननांग है, इसमें आपसे पूछा गया है। पहला है वाह्यदल, दूसरा है दल, तीसरा है पुंकेसर, और चौथा है स्त्री केसर। तो नर जननांग जो है वो उसको कहते हैं पुंकेसर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उभयचर जंतु है? बच्चों उभयचर वो होता है जो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेढक, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन पौधा कीटभक्षी है? कीटभक्षी पौधा इसमें से कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं ये, इसका सही आंसर है ड्रोसेरा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम होता है टाइलिन। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो बच्चों एक कोशिकीय जीवों के बारे में हमने आपको बताया था कि जो अमीबा, पैरामीशियम और फिर यूग्लिना, ये तीनों एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इनमें जो सही आंसर होगा वो होगा अमीबा। तो इस तरीके से बच्चों 35 क्वेश्चंस हमने विज्ञान के कवर कर लिए हैं। इसके बाद आते हैं सामाजिक अध्ययन, इसमें भी 35 क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों गौतम बुद्ध से संबंधित सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, परीक्षा में बिल्कुल आएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी तथ्य आते हैं वे सभी आप लोग एक बार एक कॉपी पर नोट करके उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में से भारत कौन आया था? तो हर्षवर्धन का जब शासनकाल था तो उस समय भारत कौन आया था? तो हर्षवर्धन के समय आने वाला जो यात्री था उसका नाम था ह्वेनसांग। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था फाइहान। ये भी आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये आया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत में यानी कि गुलाम वंश में जो महिला शासिका रही है उसका नाम है रजिया सुल्ताना। ऑप्शन याद रखिएगा 4 नंबर, ये रजिया सुल्तान जो है ये प्रथम महिला शासिका थी। आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी के बारे में अगर कहा जाए तो झांसी की रानी जो थी उनका नाम क्या था? सभी लोग जानते होंगे झांसी की रानी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। आप लोग इसको याद कर लीजिए। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यही वो युद्ध था जिसके बाद में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो बच्चों पानीपत की अगर हम बात करें तो पानीपत ये हरियाणा राज्य में पड़ता है।
आगे बढ़ते हैं, दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी कि कौन सा मुगल शासक था जिसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों सिख धर्म की जो संस्थापक थे गुरु नानक देव थे, और गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। सभी लोग बच्चे जानते हैं, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। आगे बढ़ते, अधोलिखित में सबसे महंतम पेशवा कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे महंतम पेशवा कौन है। तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाजीराव प्रथम ये सबसे महंतम पेशवा रहे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि प्लासी का युद्ध सभी को मालूम होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, और इसमें जो पराजित हुआ था सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि प्लासी कहाँ है। तो प्लासी बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी। तो बच्चों दिल्ली से पहले राजधानी अपनी कोलकाता हुआ करती थी, और 1911 में जब जॉर्ज पंचम महोदय भारत में आए थे तो उन्होंने ये 1911 में ही इस राजधानी को चेंज कर दिया था। तो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली में परिवर्तित कर दी गई थी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 सरदार पटेल, और ऑप्शन नंबर 4 है सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि मंत्री यानी प्रथम कानून मंत्री जो थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो कुल ग्रहों की संख्या होती है 8। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर ग्रहों का क्रम पूछा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये 8 ग्रह हैं। और बच्चों सौर मंडल की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सौर मंडल में जो पृथ्वी है ये अपना जो अनोखा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जो 9वां ग्रह समाप्त किया गया था वो उसका नाम था यम यानी कि प्लूटो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वी आकार की घाटी से उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। बच्चों वी आकार की घाटी कौन बनाता है। तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नदी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, तीसरा है पेनगंगा, और चौथा है नर्मदा नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदरवन के रूप में जाना जाता है। सुंदरवन की बात की जाए तो ये मैंग्रोव वन है बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, और ये पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। तो मैंग्रोव वन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो बच्चों कपास की जो खेती होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे बढ़िया होती है, उपयुक्त होती है। तो पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी, और चौथा है काली मिट्टी। तो बच्चों सही आंसर इसका हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा कपास पैदा हो सकती है, बहुत अच्छी होती है उसके लिए। और काली मिट्टी का एक नाम और होता है बच्चों रेगुर मिट्टी, ये भी आप लोग याद रखिए, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होगी, काली मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बच्चों परंपरागत ऊर्जा का कौन स्रोत नहीं है। आपने देखा होगा इसमें जल विद्युत है पहला ऑप्शन, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है प्राकृतिक गैस, और चौथा है कोयला। तो बच्चों इसमें जो पहला ऑप्शन है जल विद्युत ये आंसर सही होगा, यानी कि यही जो ऑप्शन है जो कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये सभी परंपरागत ऊर्जा हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है।
नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन पहला है महानदी, दूसरा है कृष्णा नदी, तीसरा है कावेरी नदी और चौथा है बच्चों गोदावरी नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिन और रात बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं दिन और रात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 21 मार्च 23 सितंबर, दूसरा है 22 दिसंबर एवं 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 23 मार्च एवं 21 जून और चौथा है 6 दिसंबर एवं 4 जनवरी। तो इसका जो पहला आंसर है वे बिल्कुल सही होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म है? कुछ जलधाराएं हैं जो कि गर्म और ठंडी होती हैं, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो गर्म जलधारा इनमें से कौन है? उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म जलधारा है बच्चों। अगर ठंडी जलधाराओं की बात करें तो लेब्राडोर, कनारी और बेंगुएला ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बच्चों जनसंख्या का घनत्व पूछा गया है और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इस समय कौन है? बिहार। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो हमने आपको बताया था कि खरीफ, रबी और जायद तीन प्रकार की होती हैं। इनमें से जो पहला ऑप्शन है सरसों, ये आपकी रबी की फसल है। दूसरा ऑप्शन है गेहूं, ये भी रबी की फसल है। तीसरा ऑप्शन है मटर, ये भी रबी की फसल है। और चौथा ऑप्शन है धान, ये रबी की फसल नहीं है बल्कि ये खरीफ की फसल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य स्थित महासागर कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक सागर है, उसका महासागर है, उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और चौथा है हिंद महासागर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सभी लोग जानते हैं, कमल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसमें जो 4 ऑप्शन हैं ये पुराने क्वेश्चंस हैं, तो इसमें चेंज हो चुका है, तो इसमें हम लोग सही कर लेंगे। इनका सही नाम होगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये इनका सही आंसर होगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो जगदीप धनखड़ महोदय ये उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बच्चों जो भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थीं, लेकिन उसके बाद में उनमें अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि की गई और कुल अनुसूचियां इस समय हैं 12 अनुसूचियां जो हैं भारतीय संविधान में हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 गुजराती, दूसरा है संथाली, तीसरा है भोजपुरी और चौथा है डोगरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये 8वीं अनुसूची में नहीं है। बच्चों 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के देखा जाए तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बच्चों भारतीय संविधान सभी बच्चे जानते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन कभी अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? सब बच्चे जानते हैं, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? यानी अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद इसमें से है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। बच्चों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत की बात भारतीय संविधान में की गई है, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। और ऑप्शन नंबर 14 की अगर बात करें तो विधि के समक्ष समानता इसमें बात की गई है। अनुच्छेद 21 ये शिक्षा का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 का शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना बच्चों प्रारंभ हुई थी 1951 में। तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है,
इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और ये इसको आरबीआई भी कहा जाता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 सही होगा। चलते हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है गरीबी से। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से विज्ञान के 35 क्वेश्चन और सामाजिक अध्ययन के 35 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। जल्द ही हम आपके लिए नया वीडियो लेकर के आएंगे। प्रैक्टिस सेशन आप जारी रखिए अपनी तैयारी को और पूरी तरह से इन वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। तो बच्चों, पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चंस जो गलत हुए थे उनका हमने क्लियरेंस कमेंट बॉक्स में दे दिया था, तो उसको आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और जल्द ही हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।